नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीप वे में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सॉल्व करना है। तो यहां पर हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कि कोई हमारा प्राकृत संख्या n है, n इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, प्राकृत संख्या, यानी कि 1 2 3 4 ये अनंत तक चला जाएगा, ठीक है ना। और 6 का घात n करने पर अगर 6 का घात n लगाएं तो क्या हमें प्राकृत संख्या का कोई ऐसा वैल्यू है जिसका घात हम लोग जब करेंगे तो अंत वाला संख्या हमें शून्य मिलेगा। जैसे कि 2 का पावर 3 करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यहां पर क्या मिला 6, तो अंत वाला अंक हमें क्या मिला 6। वैसे ही 6 का कोई घात हमें ऐसा मिलेगा जिसका अंत वाला अंक हमें शून्य मिले, या हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यह सोचेंगे कि अगर कोई संख्या का अंतिम अंक शून्य हो रहा है तो वह मात्र 3 संख्याओं से डिवाइड हो सकता है कंप्लीटली। कौन कौन, जैसे 20, 250 और 300। यहां पर हमने 3 संख्या लिया है जिसके अंतिम अंक क्या है, शून्य है। अब इन 3 संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करने वाली 3 संख्या ही होती हैं। कौन कौन सी वही संख्याएं हैं, वही संख्याएं हैं 2, 5 और 10। जैसे 2 दहिये 20, 5 चौके 20 और 10 दूना 20। वैसे ही 3 अगर हम लोग 250 को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 को हम लोग डिवाइड करेंगे 250 से तो हमें यहां पर मिलेगा 125, 5 से करेंगे तो 50 और यहां पर मिल जाएगा 25, ठीक है ना। वैसे ही हम लोग 300 को भी 2, 5 और 10 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि यदि कोई संख्या का अंक का अंतिम अंक शून्य है तो वो 2, 5 और 10 से ही पूर्णतः विभाजित हो सकती है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे वो आप देखिए। सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखेंगे, यहां n कोई प्राकृत संख्या है। n क्या है, कोई एक प्राकृत संख्या है, ठीक है ना। n हमारा प्राकृत संख्या है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 6n का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। अब 6n का अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं हम लोग। तो यहां पर क्या मिल जाएगा हमें, 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 3, ठीक है। तो इसका हम लोग पावर n कर देंगे, यानी कि 2 का पावर n और 3 का पावर n। अब यहां पर देखिए कि 6 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 और 3 के गुणनफल के रूप में है। यानी कि 6 का पावर अगर n का कोई भी हम लोग वैल्यू रखते हैं तो वो 2 का कोई वैल्यू n का वैल्यू आएगा और 3 का पावर n में कोई वैल्यू आएगा। तो यहां पर हमारा 5 नहीं आ रहा है। अगर 5 यहां पर आता तब हम लोग क्या कह सकते थे कि उसको इंटू करते तो शायद 0 हो जाता इसका अंतिम अंक। क्यों, क्योंकि कोई भी संख्या को हम 5 या 10 से गुना करते हैं तो उसका अंतिम अंक हमें शून्य मिलता है। लेकिन यहां पर 10 हमारा क्या है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या नहीं है, तो यहां से 10 तो हट गया। तो अगर एक ही हमारा एक 5 बचा हुआ था जिससे हम लोग 3 या फिर 2 को इंटू करते तो हमें अंतिम अंक क्या मिल जाता, शून्य मिल जाता। तो यहां पर तो वो भी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, अब अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के थ्रू हम लोग यहां पर यह कह सकते हैं कि 6n के अभाज्य गुणनखंड, 6n के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य संख्या
का गुणनखंड अभाज्य संख्या का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अभाज्य संख्या का गुणनखंड नहीं है, सिर्फ 2 और 3 के रूप में ही हमें अभाज्य गुणनखंड मिल रही है और हमें उसके अंतिम अंक को शून्य बनाने के लिए 5 चाहिए था या फिर 10 चाहिए था। तो 10 तो ऐसे भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है, तो सिर्फ 5 ही एक ऐसा संख्या था जो इसका पावर n करने पर हमें कोई 5 का पावर n मिलता और फिर हम लोग क्या करते 2 या 3 से गुना करके उसके अंतिम अंक को शून्य कर लेते। तो यहां पर हमें इसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 मिल रहा है, 5 तो है ही नहीं। तो अंततः हम यह कह सकते हैं कि अतः हम यह निष्कर्ष पर आते हैं कि 6n का 6n का अंतिम अंक, ठीक है ना, 6n का अंतिम अंक शून्य नहीं हो सकती है, हो सकता है। ठीक है, तो चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को हमें कैसे हल करना है। तो यहां पर क्वेश्चन में हमें यह कहा गया था कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n का अंतिम अंक शून्य हो सकता है। तो हम क्या निष्कर्ष पर आए कि शून्य नहीं हो सकता है। क्यों शून्य नहीं हो सकता है? क्योंकि इसका जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो ये 2 और 3 के गुणनफल के रूप में आ रहा है, और अगर कोई संख्या 2 और 3 के गुणनफल के रूप में आता है, ठीक है ना, 2 का घात 5 हो जाए या फिर 3 का घात 6 हो जाए, तो 2 का घात अगर आप 5 करोगे तो यहां पर आपका जो वैल्यू आएगा, और 3 का घात 6 करोगे यहां पर जो वैल्यू आएगा उसको इंटू करोगे तो वह कभी भी शून्य से अंत नहीं होगा। क्योंकि शून्य से अंत होने के लिए हमें क्या चाहिए? गुणन में 5 या फिर 10 चाहिए। तो 5 तो 10 तो हमारा अभाज्य गुणनखंड है नहीं, तो 10 तो आएगा नहीं। तो सिर्फ एकमात्र हमारे पास 5 ही वो संख्या थी, तो वो भी इस रूप में नहीं आ पा रही है, यानी कि ये 5 से तो विभाजित हो नहीं रही है। तो अगर ये 5 से विभाजित नहीं हो रही है, यानी कि अतिरिक्त कोई भी अन्य अभाज्य संख्या का गुणनखंड हमें नहीं प्राप्त हो रहा है, और इससे हम यही निष्कर्ष पर निकलते हैं कि यह 6 का पावर n में n का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जो इसके अंतिम अंक को शून्य कर दे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके प्रश्न 6 पर। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यह कहा जा रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, यानी कि ये संख्या और ये संख्या भाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे पहले भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर क्या होता है वो हमें जानना होगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे भाज्य संख्या के 2 से अधिक भाजक होते हैं। भाज्य संख्या के 2 या 2 से अधिक भाजक होते हैं। ठीक है, अब हमें इस नंबर को लेना है, ठीक है ना, और यह दिखाना है कि यह भाज्य संख्या क्यों है, यानी कि इस नंबर का हमें 2 से अधिक भाजक दिखाना, यानी कि 2 से अधिक संख्या इसे भाग दे सकते हैं, वह हमें दिखाना है। तो हम लिखेंगे अब 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, यहां पर हम लोग 13 कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग 13 कॉमन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 7 गुना 11 प्लस 1, यहां से 13 हम लोग कॉमन निकाल लिए हैं, ठीक है। यहां पर हमें क्या मिल जाएगा? 13 गुना 78, ऐसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 13 गुना 6, 13 छक 78। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार इस संख्या के 1, 6, 13 भाजक है, ठीक है। क्योंकि इस प्रकार इस संख्या के 1, 6 और 13 भाजक है। इसके अलावा 2 और हमारा 3 भी क्या है? इन संख्याओं का भाजक है। लेकिन यहां पर हमें क्या दिख रहा है कि इस जो संख्या है, यह जो संख्या है, इसके हमें
दो से अधिक भाजक मिल चुके हैं और इसलिए यह हमारा क्या है, एक भाज्य संख्या है। अगला हमारा दूसरा है और, यहां पर हमें लिख लेना है और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। ठीक है, यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम क्या करते हैं 5 कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1। इसे हम लोग जब गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 1008 प्लस 1, यानी कि 5 गुना 1009। ठीक है ना, 1009। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए कि अगर इन संख्याओं का हम लोग भाजक लिखना चाहें तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार इस संख्या का, ठीक है ना, इस संख्या के दो या दो नहीं, दो से अधिक भाजक 1, 5 और 1009 है। अतः उपरोक्त दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। दोनों संख्याएं कैसी संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं। क्यों भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि दोनों दी हुई संख्याओं का हमें 2 से अधिक भाजक मिल रहा है। 2 से क्या मिल रहा है, हमें अधिक भाजक मिल रहा है। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, 1 2 3 6 और 13। यहां पर हमें 2 की जगह क्या मिल रहा है, 1 2 3 4 5 भाजक मिल रहे हैं, तो या तो पहले ही भाज्य हो गया। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां हमें 1 2 3 भाजक मिल रहे हैं, यानी कि ये भी क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से हमें इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 6 को हल करना है। अब हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर के सबसे आखिरी और मजेदार क्वेश्चन के बारे में, जहां आपको एक कंडीशन दिया हुआ है। क्वेश्चन हमें यह कहता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, चारों ओर क्या है, एक हमारा वृत्ताकार पथ है। जनरली हमारा कोई भी ग्राउंड होता है तो उसके चारों ओर एक सर्कुलर पथ होता है। ठीक है ना, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। यानी कि रवि क्या है, सोनिया से तेज दौड़ रहा है। रवि को चलने में 12 मिनट लग रहे हैं, जबकि सोनिया को चलने में 18 मिनट लग रहे हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। यहां पर हमें 3 बातें मिल रही हैं। पहला कि वो लोग एक ही स्थान, यानी कि कोई हमारा एक स्टार्टिंग पोजीशन होगा, वहां से वे दोनों क्या कर रहे हैं, चलना प्रारंभ कर रहे हैं एक ही समय में। मान लीजिए कि वो 5 बजे सुबह क्या करने गए हैं, चलने गए हैं, और 5 बजे से वो लोग दोनों एक ही स्थान पर और एक ही दिशा पर चलना प्रारंभ करते हैं। जैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं, वॉक स्टार्ट करते हैं कोई भी मैदान के चारों ओर। ठीक है ना, तो यहां पर कंडीशन क्या है कि रवि एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगाता है, जबकि सोनिया 18 मिनट लगाती है। तो यहां पर हमें क्वेश्चन ये कहता है कि तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्योंकि रवि क्या है, स्पीड दौड़ रहा है तो उसे तो 12 मिनट लग रहे हैं, जबकि सोनिया धीरे दौड़ रही है तो उसे 18 मिनट लग रहे हैं। तो वो एक स्थान पर, यानी कि उसका जो प्रारंभिक पोजीशन होगा, तो कौन सा ऐसा टाइम होगा जब वो दोनों एक ही स्थान पर मिल जाएंगे दौड़ते दौड़ते। तो यहां पर देखिए, मान लीजिए रवि दौड़ना स्टार्ट करता है, एक राउंड लगाया 12 मिनट लग गए, दूसरा राउंड लगाया 12 दूना 24 मिनट, तीसरा राउंड लगाया तो उसे मिल गया 36। तो क्या हो गया, 36 मिनट में वो 3 राउंड लगा लिया है। चलिए अभी हम लोग यहीं तक रुकते हैं। 3 राउंड रवि लगा करके 36 मिनट उसे लग गए हैं। अब यहाँ पर दौड़ स्टार्ट करती है सोनिया, ठीक है ना, तो सोनिया चलना प्रारंभ करती है। सोनिया एक राउंड लगाती है, उसे 18 मिनट लगे, दूसरा राउंड लगाती है, उसे 36 मिनट लगे। तो यहाँ पर सोनिया को भी 36 मिनट लगे, लेकिन वो सिर्फ 2 ही राउंड लगा पाई। लेकिन यहां पर हमें क्या पता करना है, हमें एक कॉमन नंबर पता करना है जब रवि और सोनिया उस समय एक दूसरे से प्रारंभिक पॉइंट पर मिलते हैं। ठीक है ना,
तो यहां पर क्या हो रहा है कि रवि को दौड़ लगाने में 3 चक्कर लग रहे हैं, लेकिन वो 36 मिनट लगा रहा है, जबकि सोनिया क्या कर रही है, 2 ही चक्कर लगा रही है, लेकिन उसे भी क्या लग रहे हैं, 36 मिनट लग रहे हैं। यहां पर बात हो रही है कोमन की, ठीक है। अब यहां पर हमने तो या तो जान लिया कि इसका आंसर क्या है, 36 मिनट है, लेकिन इस चैप्टर में हमें इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या यूज करना है, अभाज्य गुणनखंड यूज करना है। और अभाज्य गुणनखंड HCF के लिए होगा या फिर LCM के लिए होगा, यह हमें पता करना है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, कोई भी किसी भी ग्राउंड का चक्कर लगाता है तो वह क्या सोचता है कि वह सबसे कम समय, एकदम लोवेस्ट टाइम पर क्या करे, वो अपना फाइनल पोजीशन को अचीव करे। अब यहां पर बात क्या हो रहा है, रवि भी एकदम लोवेस्ट समय सोच रहा होगा चलने के लिए, सोनिया भी अपना चाल क्या कर रही होगी, इतना तेजी से चल रही होगी कि वो सबसे कम समय में एक चक्कर लगा ले। तो यहां पर बात हो रहा है लोवेस्ट का, और एक हमें क्या करना है, एक निश्चित समय पता करना है जो एक साथ दोनों मिलते हैं। यहां पर कॉमन, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि हमें क्या करना है, यहां पर LCM निकालना है। और यहां पर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां हम लोग लिखेंगे, यहां रवि के द्वारा लिया गया समय बराबर 12 मिनट, ठीक है, और सोनिया के द्वारा लिया गया समय बराबर 18 मिनट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का यहां पर हमें लिखना है, इसलिए एक समय बाद वे पुनः अपनी प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे और वह समय 12 और 18 का LCM होगा, क्योंकि यहां पर वो क्या कर रहे हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल वाला काम कर रहे हैं, एक लोवेस्ट टाइम निर्धारित कर रहे हैं, एक लोवेस्ट समय का यूज कर रहे हैं, जिससे वो लोग क्या करें, एक निश्चित स्थान यानी कि अपना स्टार्टिंग पोजीशन पर पहुंच चुके। इसलिए हमें क्या करना होगा, 12 मिनट और 18 मिनट का क्या करना होगा, LCM निकालना होगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड द्वारा। 12 को कैसे लिख सकते हैं, अब 12 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3, और 18 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे तोड़ते हैं, आपको याद ही होगा, 9 3 3, ठीक है ना। तो यहां पर हो जाएगा 3 और 3। LCM के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा कॉमन रहता है उसे हम लोग एक बार लिखते हैं, एक बार लिखें, ठीक है ना। और ये भी हम लोग क्या करेंगे, इसे एक बार लिखेंगे और फिर रिमेनिंग वालों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए लिखेंगे अतः LCM ऑफ 12 और 18, 12 और 18 का LCM क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 और फिर 3 गुना 3, 3 गुना 3, मतलब कितना हो गया, 3 तिया 9, 9 दूना 18, यहां पर ये 2 आ गया ना, 3 तिया 9, 9 दूना 18, तो यहां पर एक 2 आ गया, इसका ये 2, ये 3 और ये 3, यहां पर 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया 36 मिनट। तो इस प्रकार से हम लोग को इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करना है, और यह सबसे ट्रिकी और सबसे मजेदार क्वेश्चन में से एक था। कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए और नेक्स्ट टॉपिक के लिए रेडी रहिए, यानी कि आपका जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है वो है एक्सरसाइज 1.3। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।